हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे IBPS पीओ के कैलेंडर के बारे में, जो कि कल के डेट में रिलीज़ हुआ है। और बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस बार बहुत मेहनत करी, फिर भी उन्हें जो सक्सेस है वो हासिल नहीं हो पाया है। तो इस वीडियो में मैं उन सब के बारे में बात करूँगा। साथ ही जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं उन्हें कैसे एग्ज़ाम्स को क्रैक करना है, जिनके प्री क्वालिफाई हो जा रहे हैं बट मेंस में वो अटक रहे हैं, तो उन सब के बारे में एक डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो है एक बहुत ही अच्छा कोट है यहाँ पे, काफ़ी मोटिवेशनल है। इसमें कहा गया है, फॉलिंग डाउन इज़ एन एक्सीडेंट, स्टेइंग डाउन इज़ अ चॉइस। अगर आप गिरते हो किसी वजह से तो वो तो एक एक्सीडेंट है, बट अगर आप गिर के वहीं पे रह गए तो ये फिर आपकी चॉइस है। तो यू शुड नेवर रिग्रेट एनी थिंग इन लाइफ। इफ़ इट्स गुड इट्स वंडरफुल, इफ़ इट्स बैड इट्स एक्सपीरियंस। ठीक है, हमें किसी भी चीज़ को लेकर ज़्यादा रिग्रेट फील नहीं करना है अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि ये लाइफ जो है हमें बहुत चीज़ सिखाता है। अगर कुछ अच्छा चीज़ हो रहा है तो वाकई बहुत अच्छा है, लेकिन अगर बुरा है तो वो हमारे लिए एक एक्सपीरियंस की तरह है। तो हमेशा याद रखना है कि लाइफ का जो सबसे ग्रेटेस्ट लेसन है, यूजुअली हम तभी सीख पाते हैं जब हम कोई बहुत ही बड़ी गलती करें या हम किसी बहुत ही बुरे दौर में अपने आप को देखते हैं। उसी वक्त हमें लाइफ जो है बहुत बड़ी लेसन सिखाती है। तो कभी भी मुश्किलों से नहीं हारना है, हमें डट के रहना है और अपनी मेहनत को, अपने आप को, अपने हौसले को हमेशा बुलंद रखना है। और सक्सेस के लिए हमेशा एक जो भूख है उसे कभी ख़त्म नहीं होने देना है, राइट। तो चलिए अब IBPS कैलेंडर के बारे में बात कर लें। तो इसमें जो IBPS जो अपना कैलेंडर रिलीज़ किया है, इसमें जो आप देख सकते हो कि RRB के ऑफिस असिस्टेंट और RRB PO के जो है टेंटेटिव डेट्स इसमें डाले गए हैं। तो जो प्रिलिमिनरी का एग्ज़ाम है, जो प्री का एग्ज़ाम है, वो आपके 5, 6, 12 और 13, ये सारे के सारे एग्ज़ाम्स आपके अगस्त में हैं। तो अभी से लेके अगस्त तक कोई भी ऐसा प्री नहीं है। बीच में आपका बड़ोदरा और कैनरा का आ सकता है और SBI का आ सकता है। इसके अलावा आपके बैंकिंग एग्ज़ाम में अगस्त तक वैसा कोई मेजर एग्ज़ाम नहीं है। आपके एग्ज़ाम का जो सिलसिला है वो अगस्त से शुरू होगा। यूँ समझ लो 5 अगस्त से आपके एग्ज़ाम का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो अभी जो भी ब्रशअप करने का टाइम है वो अभी ही है। तो इसीलिए अभी ऐसा नहीं है कि रिलैक्स करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्केल 1 का है वो मेंस आपका 9वें महीने में जाएगा। इस तरीके से ऑफिस असिस्टेंट का जो मेंस है वो 16/9/2023 को होगा। इस तरह से आप जो IBPS का अपना है, इसमें आप देख सकते हो इसका भी प्री जो है वो 8वें महीने में जा रहा है अगस्त में, और ये कुछ सितंबर में भी है 2 सितंबर तक। और मेंस जो है इसका अक्टूबर में जाएगा क्लर्क वाले का, और PO का जो है आपका नवंबर में जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये IBPS PO का कैलेंडर है। तो ये एक जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स होते हैं उनके लिए काफ़ी मोटिवेशनल टाइप का होता है कि चलो अब हमारे पास एक टारगेट आ गया, अब हमें पढ़ना है। और जो लोग नए हैं उनके लिए मैंने यहाँ पे कुछ सिलेबस डाल दिया है। ये जो सिलेबस है, जैसे कि बेसिकली मैंने मेंस का सिलेबस इसमें डाला है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि अगर आप मेंस प्रिपेयर कर लो तो प्री ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो बिगनर हैं, तो उन्हें मैं एडवाइस दूंगा कि आप पहला 1 मंथ टॉपिक वाइज मेंस को, जो भी आपका क्वांट और रीजनिंग का पोर्शन है बेसिकली आप उसको फोकस करके कंप्लीट करो। जैसे ही आपका सब्जेक्ट वाइज वो ख़त्म हो जाए, चैप्टर वाइज, लेसन वाइज, तो फिर आप उसको करंट अफेयर्स को स्टार्ट कर दो। तो मेंस में बेसिकली जो हमारा मेन करंट अफेयर्स फोकस्ड होगा वो होगा हमारा करंट अफेयर्स, ये नेशनल और इंटरनेशनल, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, बैंकिंग का जो हिस्ट्री है अपना वो, क्रेडिट पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इसमें फिजिकल डेफिसिट वगैरह आता है। फिर नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है अपना SEBI, RBI, IRDA, ये सब के बारे में। इसके बाद फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अभी जो है एक ट्रेंड पहले हम लोग के टाइम में काफ़ी चल रहा था कि इसके हेडक्वार्टर्स रटे जा रहे थे, दुनिया की करेंसीज रटी जा रही थी, बट अब इस तरह के जो क्वेश्चन है ना काफ़ी कम देखने को मिल रहे हैं। तो उस चीज़ पे अब उतना दिमाग नहीं लगाना है आपको सिर्फ करंट अफेयर्स फॉलो करने हैं। और करंट अफेयर्स के साथ अगर जैसे कि क्या होता है कि IMF अगर न्यूज़ में है तो फिर आपके इसके स्टैटिक्स पार्ट को देख लो, इसको रटना नहीं है आपको। ठीक है, कि IMF में अभी कौन चीफ है, इसके हेडक्वार्टर का है, ये सब बस देख लो, क्योंकि अब उतने इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस नहीं रहे हैं। अब ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं थोड़े स्टैंडर्ड पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के रिगार्डिंग क्वेश्चन रहते हैं, कुछ शॉर्ट फॉर्म्स रहेंगे, एब्रीविएशंस, उस सबसे टर्म्स एंड कंडीशंस बैंकिंग के रहते हैं, और गवर्नमेंट्स के जो कुछ स्कीम है मनी मार्केट से रिलेटेड उस सब के बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपका जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट है, आपका ये सिलेबस रहता है। ठीक है, इसका सोर्स मैं आपको बताता हूँ। इसके सोर्स के लिए आप करना, अफेयर्स क्लाउड जो है, अफेयर्स क्लाउड एक बहुत ही अच्छा PDF जो है वो निकालता है। तो आप उस PDF को देखो, वीकली बेसिस पे आप करना चाहोगे तो अगर अभी आप सोचोगे कि मेरा एग्ज़ाम काफ़ी टाइम है, अभी लेंदी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इतना ज़्यादा मैं कैसे करूँ डेली बेसिस पे, तो अगर आप इस लेवल पे पहुँच चुके हो कि आपका प्री ईजिली निकल रहा है, सारे प्री आप ऑलमोस्ट निकाल रहे हो या थोड़े थोड़े मार्क्स से बच रहे हो, तो इसको डेली बेसिस पे करो। क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे आप जितना आउटपुट लगाओगे ना उसके उतने ज़्यादा इनपुट्स के चांसेस है। अगर मान लो आप 100% दे रहे हो इसमें, तो इसका 60-70% मिलने के चांसेस रहते हैं मेंस में।
तो करंट अफेयर्स को बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतना है इसमें। आप इसको अफेयर्स क्लाउड को डेली बेसिस पर करो, और जो जिनका भी प्री नहीं निकल रहा है वो पहले अपने जो बेसिक्स है उस पर फोकस करने के बाद इसे आप वीकली बेसिस पे इसका करंट अफेयर्स को जो है उसको नोट डाउन कर सकते हो, उसको वीकली बेसिस पे कर सकते हो। आपको इसे डेली बेसिस पे इतना टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं जो अपना मेन मतलब कि क्वांट का सिलेबस है। तो क्वांट का सिलेबस जो मेंस में होता है उसमें ज़्यादातर डाटा इंटरप्रिटेशन और इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि मतलब डीआई में ही बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। डीआई में आपका मेंसुरेशन आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, ये सब भी आ जाता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको कि प्रोबेबिलिटी में प्रॉब्लम होती है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि इस पार्ट को बाद में देखना, पहले बाकी पार्ट्स को कर लो। अगर देखो एक दो प्रॉब्लम ऐसे पार्ट बन रहे हैं, एक दो चैप्टर आपके ऐसे हैं जो आपको समझ ही नहीं आ रहा है, उसे छोड़ दो। 100% क्वेश्चन के आंसर नहीं देने हैं मेंस में, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा है, जैसे मेरे केस में था, मुझे मिक्सचर एलिगेशन नहीं समझ में आ रहा था, मैंने छोड़ दिया था। तो अगर आपके केस में आपको प्रोबेबिलिटी टफ लग रहा है तो बस प्रोबेबिलिटी को आप जो बेसिक्स है उसे देख लो, ज़्यादा डीप में मत जाओ। इस मार्क्स को आप किसी और भी पार्ट में कवर करने की कोशिश करो। जैसे आप किसी और ऐसे सेक्शंस को स्ट्रॉन्ग कर लो जहाँ से आप इसके 2-4 मार्क्स जो कम रहे हैं उसे आप वहाँ से ले सको, ठीक है। इस तरीके से भी एक स्ट्रैटेजी बनती है, क्योंकि क्वांट जो है वो मेंस के लेवल का कंप्लीट नहीं हो पाता, कभी भी कंप्लीट नहीं होता, किसी से भी नहीं होता। तो आपको इसमें थोड़ा स्मार्टली प्ले करना है, ठीक है। इसमें कुछ कुछ चैप्टर्स इजी होते हैं, जैसे वॉल्यूम वाला हो गया, लॉग वाला हो गया, तो ये सब क्वेश्चंस को आप देख लो। मेंसुरेशंस किसी के बहुत ही ईजी पल्ले पड़ जाता है, उसे कर लो। अगर नहीं पड़ रहा तो इसको छोड़ के आप किसी प्रोबेबिलिटी को कर लो। तो इस तरीके से आपको एक दो ऐसे सेक्शंस हैं जिसको कि आप स्किप करके भी अपना मेंस में अच्छा मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। इसके बाद बाकी जो चैप्टर्स है आप ये देख लो। ये सारे जो क्वेश्चन है, जैसे पार्टनरशिप हो गया, डिस्टेंस एंड टाइम हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन, अलजेब्रा के एलिमेंट्स, डिस्काउंट, ट्रिगो थोड़े कम आ रहे हैं। फिर आपके जो इक्वेशंस वाले हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, हाइट एंड डिस्टेंस, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ना, ये सारे क्वेश्चंस आपको प्री में भी आएंगे और मेंस में भी आएंगे। तो जो नए और बिगनर स्टूडेंट्स हैं उनको करना क्या है, उनको इसको चैप्टर वाइज पहले कर लेना है। अगर आपका किसी भी ऐसे आपका बेसिक्स अगर अच्छा है तो आप प्री के मॉक लगाते जाओ, और उसमें जो भी क्वेश्चंस आप फंस रहे हो उसके एनालिसिस को देखो कैसे बनाना है, और फिर उस टाइप के बनाओ। एक चैप्टर से मुश्किल से 5 से 10 वेरिएबल क्वेश्चंस निकलते हैं और उसी से पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो अगर आप 50-60 मॉक भी लगा लोगे ना प्री के, तो आपके ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे कि बैंक में किस टाइप के क्वेश्चंस इससे आते हैं। तो अगर जिनके प्री नहीं निकल रहे हैं उनको यही करना है कि आपको डेली के 2 से 3 मॉक लगाने हैं प्री के, और जिनके प्री निकल रहे हैं मेंस में जिन्हें प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप डीआई की प्रैक्टिस करो। आप डीआई की प्रैक्टिस करोगे, उसमें आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। डीआई में कैसे उठाना है, पहले हमें बेसिक्स डीआई उठाने हैं जो कम लेंदी हो, ज़्यादा वेरिएबल्स ना हो जिसमें। उसके बाद उसके आपको मिनिमम मार्क्स को पहले सिक्योर करना होता है। किसी भी मेंस एग्जाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स एक ही सेक्शन में नहीं लाने, आपको टाइम लिमिट टाइम में आपको ज़्यादा मार्क्स लाने, राइट। तो ऐसा तो नहीं है कि 2 घंटे आपको दे दिए और आप मैथ की पूरी मतलब 40 में 40, 50 में 50 उठा लो, ऐसा नहीं करना है आपको। तो आपको पहले चुनना है क्वेश्चंस को कि किस में आपके मार्क्स अच्छे उठेंगे, तो आप उन डीआई को चुनो और पहले उसको करो, राइट। इसके बाद हम आते हैं सिलेबस जो है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का। बहुत से लोग हैं ऐसे जो हमसे पूछ रहे थे कि इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करना है, इंग्लिश के मार्क्स को कैसे इंप्रूव करना है। अब देखो ये जो हमारा ये है ना सेक्शन, ये काफ़ी ट्रिकी है। बहुत से लोग के प्री निकल रहे हैं लेकिन फिर भी उनको इंग्लिश में डर है, उन्हें खुद ही नहीं पता कि इंग्लिश में कैसे उनके मार्क्स इतने आ जा रहे हैं। तो देखो पहला क्या करना है, आप इसके सिलेबस देख लो। इसमें एक्टिव पैसिव हो गया, फ्रेज हो गया, एरर स्पॉट करना हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी नरेशन है ये हो गया, साइनो एंटो जो भी है, ये सब जो भी है। इसके बाद वर्ड फॉर्मेशन है, और फिर इसके बाद स्पेलिंग है, टॉपिक रीअरेंजमेंट है, थीम डिटेक्शन है, ये भी एक तरह से आ रहा है, पैसेज। तो ये सब जो भी चीज़ है ना, ये सारे के सारे आपके कवर होंगे। कैसे कवर होंगे, आपको द हिंदू फॉलो करना है। अगर आप द हिंदू फॉलो कर रहे हो, इसके एडिटोरियल को फॉलो कर रहे हो, तो बैंक में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, बेसिकली आपके वर्बल एबिलिटी स्किल्स को चेक किया जाता है, वोकैबुलरी स्किल को चेक किया जाता है। तो जब आप द हिंदू पढ़ोगे ना, तो आप डेली 10 से 15 ऐसे वर्ड से एनकाउंटर होगे जो कि नया होगा आपके लिए। आप उसे जब रिसर्च करोगे तो उस एक वर्ड के 4-4 साइनो एंटो बनेंगे। तो आपके 10 वर्ड के डेली के 40-50 वर्ड हो गए जो कि आपके दिमाग में रोज़ के रोज़ आ रहे हैं, ठीक है ना। तो द हिंदू के एडिटोरियल्स पढ़ना इतना ज़्यादा बेनिफिशियल है ना, इससे आप पैराजम्बल्स ईजिली कर लोगे। लाइक पैसेज अगर इधर से उधर कोई करके भी दे दिया ना, तो आप उसको एक बार इंटरलिंक कर पाओगे सिर्फ एक फ्लो में पढ़ के। साथ ही साथ अगर पैसेज के 10 से 15 नंबर, लाइक 7 से 8 नंबर तो मिल ही जाते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन के, 4-5 नंबर साइनो एंटो के, वो 8 नंबर आपके सिक्योर हो जाएंगे और आप काफ़ी कम टाइम में से कर लोगे। पहले आप पैसेज पढ़ना शुरू करोगे द हिंदू के, आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे एक छोटे से पैसेज को पढ़ने में, लेकिन पढ़ते पढ़ते आप हैबिट डेवलप कर लो तो 3 मिनट में एक बार पढ़ लोगे, 6 मिनट में 2 बार पढ़ लोगे।
तो लाइक अगर आपने एक पैसेज को 2 बार पढ़ लिया तो 8 में से तो 6 क्वेश्चंस आपके बन ही बन गए। इसके बाद पैराजम्बल्स आप इजीली कर लोगे, एरर स्पॉट करना ईजी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि वो जो फ्लो है ना द हिंदू के एडिटोरियल्स का, आप उस फ्लो आपके दिमाग में वो सेट हो जाता है। जब आपके दिमाग में वो फ्लो सेट हो गया तो कहीं से भी कोई ग्रामेटिकल एरर होगा ना, आपको पता नहीं उसे सही कैसे करना है, बट आपका माइंड कहीं ना कहीं उसे जज कर लेगा कि हाँ इस पार्ट में कुछ एरर है, कुछ अटपटा सा मेरे माइंड को लग रहा है। तो कभी हिट एंड ट्रायल पे भी वो ज़्यादा काम कर जाता है। आपको उतने रूल्स एंड रेगुलेशंस याद ना हो, बट हम इंग्लिश में मार्क्स अच्छे स्कोर कर लोगे। आपके 40 में 22 नंबर 23 नंबर आ जाएंगे आराम से। इवन प्री में भी 30 में आपके 17 18 20 22 ऐसे आ जाएंगे मार्क्स। तो आप द हिंदू को बिल्कुल ही इग्नोर मत करो, इसे आप डेली बेसिस पे पर हो। ये मैं जो अभी बिगनर हैं उनके लिए भी बोलूँगा, और जो अभी प्री निकाल के मेंस की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं उनके लिए भी बोलूँगा कि आपको द हिंदू स्किप नहीं करना है। डेली रूटीन की मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैं यहाँ पे आई बटन में दे दूँगा, उसमें देखना कि मैं सुबह में उठने के साथ सबसे पहले मैं द हिंदू को पढ़ता था, जो कि मेरा अपना डेली रूटीन है, और उसे मैं जॉब के बाद अभी भी 1 साल के बाद भी फॉलो कर रहा हूँ। एक बार जो आदत लग जाती है ना वो नहीं ख़त्म होती है, वो बहुत ही अच्छी आदत है, आप उसे लगाओ। इसके अलावा जिन्हें ग्रामर थोड़ी सी भी समझ नहीं आ रही है, या फिर ग्रामर इंग्लिश से उन्हें डर लग रहा है, तो उनके लिए मैं एक बुक सजेस्ट करूँगा। वो है पैरामाउंट की जो मैम है, उन्होंने एक बुक निकाला था इंग्लिश की, वो एक्चुअली बाइलिंगुअल है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। आप उसे ले लो, उसकी वॉल्यूम 1 ले लेना। उसकी जो वॉल्यूम 1 है ना, उसमें आपको बहुत सारे जो ग्रामर के रूल्स है बहुत ही ईजी वे में समझाया गया है। आप या तो स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन तो उससे स्टार्ट कर लो। तो इंग्लिश का ये जो है ना, ये रामबाण है द हिंदू, और वो उसके अलावा आपको कहीं नहीं भटकना है। मोटे मोटे बहुत से बुक हैं, वर्ड पावर मैकेनिजी, ये सब बहुत सारे बुक हैं। आपको इतने भी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग नहीं करने, आप बस बेसिक्स पे काम करो। आपको इतने मार्क्स एक्वायर करने कि आपके एग्जाम निकल जाएं, ठीक है। तो इसीलिए आप 2 बुक मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। एक बुक मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, वो जो पैरामाउंट की मैम ने एक बुक निकाला है, उसका वॉल्यूम 1 ले लो, और द हिंदू का आप रेगुलर बेसिस पे इसके एडिटोरियल को पढ़ो। आप देखो आपको 2 महीने में इंप्रूवमेंट दिखेगा, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं थर्ड, अपना जो सिलेबस है ये है हमारा रीजनिंग का। अब देखो रीजनिंग के सिलेबस की कोई बुक नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ। रीजनिंग के सिलेबस के लिए आपको कोई भी बुक फॉलो नहीं करनी है। आपको करना क्या है, अगर आपने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, अगर आप बिगनर हो तो आप प्री के जो मॉक हैं, ठीक है, या तो उसे लगाओ। अगर प्री के मॉक लगाने में आपको अभी डर लग रहा है, आपको लग रहा है कि अभी मेरा प्रिपरेशन कंप्लीट ही नहीं हुआ है, तो अड्डा का जो मिनी क्विज है आप उसे लगाओ। उसमें क्या होता है ना कि टॉपिक वाइज भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो जैसे आप जो सिटिंग अरेंजमेंट है, पजल है, सैलो है, इस डायरेक्शन सेंस के टेस्ट हैं, इस सब की जो है ना मतलब कि मिनी क्विज लगाओ। 15-15 क्वेश्चन के, 10-10 क्वेश्चन के वो जो क्विज आते हैं, आप दिन भर उसे देते रहो। देखो आपके स्पीड भी बढ़ जाएंगे, और उसके जो एक्सप्लेनेशन है ना अड्डा के, वो थोड़े शॉर्टकट भी रहते हैं और थोड़े ट्रिकी भी होते हैं। तो उससे ना है आपका टाइम भी बचेगा, आपको समझ में भी आएगा। अगर वो नहीं समझ में आ रहा है तो आप अड्डा का रीजनिंग का एक बुक है, आप उसे ले लो, उससे प्रैक्टिस कर लो, उससे चैप्टर वाइज आप प्रैक्टिस कर लो। अगर आप स्टार्ट किए हो अभी प्रिपरेशन, तो जिन्होंने प्री निकाल लिया है, जो मेंस में अटक रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल एक ही सुझाव है, आप मॉक दो और मॉक के रीजनिंग को डीपली एनालाइज करो। कैसे एनालिसिस करना है, तो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट लिया है, पहले उसको बनाओ, उसके बाद ही उस क्वेश्चंस को बनाओ जिसको आपने स्किप किया है, ठीक है। तो इसके जो भी क्वेश्चन है रीजनिंग में आपको ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। रीजनिंग में सिर्फ आपको चुनना है इजी पार्ट, और उसको बनाना है, और आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स एक्वायर करने हैं इसमें, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो है हमारा सिलेबस आ जाता है, ये रीजनिंग के ही हमारे एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं। इसमें देखो इनपुट आउटपुट है ना, ये क्वेश्चंस मेंस में काफ़ी परेशान करेगा। इसके बाद जो आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन मेंस में आएगा, कोडिंग डिकोडिंग थोड़े बहुत रहते हैं। फिर आपका जो एक सीरीज़ है, सीरीज जो है मिसिंग नंबर का सीरीज आता है मेंस में। इसके बाद रैंकिंग सीक्वेंस कम आता है, लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट, इस सिटिंग अरेंजमेंट में होगा एक लीनियर होगा, एक सर्कुलर होगा, एक रेक्टेंगल होगा, 2-3 वेरिएबल वाले होंगे। आप इसको प्रैक्टिस करो, क्योंकि रीजनिंग प्रैक्टिस के अलावा और कोई उपाय नहीं है। रीजनिंग में आपको प्रैक्टिस ही बचाएगा, ठीक है। आप एक ही तरह के क्वेश्चन को जब 50 बार 100 बार बनाओगे ना, तो फिर आपके माइंड में वो सेट होता चला जाएगा कि उसको कैसे हमें करना है। तो इस तरह से रीजनिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ मॉक देना है। अगर स्टार्टिंग में कर रहे हो तो अड्डा के मिनी क्विज से स्पीड बढ़ाओ। अगर स्पीड अच्छी आ गई है, प्री अच्छे से निकल रहा है, तो फिर मेंस के जो क्वेश्चन आपने दे रखे हैं, जो भी मैम मॉक है, मैं लास्ट में आपको सजेस्ट करूँगा किस किस मॉक को देने हैं, तो आपको मॉक पे फोकस करना है पूरी तरह से, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद है हमारा कंप्यूटर एप्टीट्यूड का सिलेबस। तो ये सिलेबस इतना ज़्यादा होता नहीं है, इसको आप 1 महीने में भी करके आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो जब आपका मेंस का एग्ज़ाम पास आ जाएगा लगभग 1 महीने के आसपास, तब फिर आप ये इस पे थोड़ा सा फोकस कर लेना। 10 से 15 दिन आप इसको दोगे, और ये आराम से एक बार आप इसको पढ़ के इसको आराम से निकाल सकते हो। इसमें जो है बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे एक्सेल के कुछ शॉर्टकट्स वगैरह पूछे जाएंगे आपसे, MS ऑफिस वगैरह से रिलेटेड। फिर सिक्योरिटी के टूल्स कि क्या CPU का मतलब फंक्शंस है वगैरह, उससे रिलेटेड
हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, मतलब काफ़ी बेसिक क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर से, तो इससे उतना नहीं टेंशन लेना है इस सब चीज़ों को। फिर आता है हमारा एक डिस्क्रिप्टिव पेपर। डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है मेंस में हमारा, उसमें क्या होता है कि हमें दो चीज़ करने होते हैं। पहले एक लेटर लिखना होता है, दूसरा ऐसे लिखना होता है, दोनों ही टाइम लिमिट में लिखना है। तो इसकी भी आप प्रैक्टिस करोगे तो ये ईजिली हो जाएगा, लेकिन मेन फोकस आपको किस पे करना है, आपको मेन फोकस बाकी चीज़ों पे करना है। डिस्क्रिप्टिव और कंप्यूटर का जो पार्ट है ये आपके आराम से मेन से 1 महीने पहले जब आप इस पर भिड़ोगे तो ये ईजिली हो जाता है, ठीक है। अब देखो मैं सोर्सेज की बात कर लेता हूँ। कभी भी एक मॉक पे डिपेंड नहीं रहना है, आपको हमेशा कम से कम 2 मॉक और ज़्यादा से ज़्यादा 3 मॉक परचेज करने हैं। अब हम ये क्यों बोल रहे हैं इसके बारे में समझो। सबसे पहले अगर आप एक मॉक लेते हो ना, तो हर मॉक की जो कंपनी है, जो एक तरह की जो आपको मॉक प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके माइंडसेट के अकॉर्डिंग वो मॉक बना होता है। तो कुछ मॉक्स जो होते हैं ना वो कम टारगेट्स को लेकर करते हैं, मतलब उनका जो क्वेश्चंस का लेवल होता है थोड़ा इजी होता है। किसी मॉक्स के क्वेश्चंस के टारगेट टफ होते हैं, तो आपको नहीं पता कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। आप समझ लो कि टेक्स्ट बुक के मॉक दे रहे हो, आपके परसेंटाइल 97, 98, 99 आ रहे हैं, बट एग्जाम आपके क्रैक नहीं हो रहे हैं। वहीं आप ऑलिव बोर्ड का देना नहीं चाह रहे हो क्योंकि यहाँ पे आपके परसेंटाइल 67 में जा रहे हैं, आपके मार्क्स यहाँ 39, 38 में आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको एक ईजी चुनना है, एक टफ चुनना है। अगर आप प्री दे रहे हो, प्री आपका 1-2 निकल गया, तो आप 2 इजी ले लो, 1 टफ ले लो। अगर आपके मेंस में कॉन्फिडेंस अच्छे आने चाहिए, आपका लग रहा है कि प्री एकदम इजी है मेरे लिए बट मेरा मेंस नहीं हो पा रहा है, तो आप एक मेरी बात सुनो, आप ऑलिव बोर्ड और प्रैक्टिस मॉक दोनों उठा लो। इसमें आपको 10 मेंस के मॉक मिल जाएंगे और इसमें भी 10 मिल जाएंगे, टोटल 20 मॉक मिल जाएंगे आपको मेंस के, और साथ में एक टेक्स्ट बुक या ग्रेड अप उठा लो। तो टोटल 3 मॉक्स जब आपके पास होंगे, टोटल 30 मॉक आप देके जाओगे तो एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा आपका। साथ ही साथ इसमें जो है ना, जब अपडेट होता है एग्जाम के टाइम में तो करंट अफेयर्स भी अच्छे आ जाते हैं, तो फिर आप उससे भी जब प्रैक्टिस करोगे तो काफ़ी अच्छा आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। करंट अफेयर्स के लिए मैंने पहले ही बताया कि अफेयर्स क्लाउड को आपको, जो बिगनर है उनको वीकली, और जो अभी मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बेसिकली उनको डेली बेसिस पे करना है। जो अफेयर्स ऑलिव बोर्ड का एक TNA आता है, टुडेज न्यूज़ एनालिसिस, ये फॉलो कर सकते हो क्योंकि इसमें जो बैंकिंग वाले न्यूज़ होते हैं ना उन्हें काफ़ी डिटेल में समझाते हैं। बट हाँ, इसको अपने रूटीन से बाहर फॉलो करना, लाइक जब आप कभी आप मॉर्निंग में जॉगिंग वॉगिंग करने जा रहे हो तब कर लो, ब्रेकफास्ट के टाइम में कर लो, क्योंकि आपको इससे नोट्स नहीं बनाने, नोट्स आपको सिर्फ और सिर्फ इससे बनाने। सिर्फ एक सोर्स फॉलो करो, इसको सिर्फ सुन लो क्लियरिटी के लिए किसी भी कॉन्सेप्ट के। और इंग्लिश के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, द हिंदू एडिटोरियल और पैरामाउंट्स के जो भी इंग्लिश के ग्रामर है उसका वॉल्यूम 1 लो और उससे कंप्लीट करो, ठीक है। तो ये वीडियो था मेरा IBPS PO के कैलेंडर के बारे में और स्ट्रैटेजी के बारे में। अगर सही लग रहा हो मेरी स्ट्रैटेजी, अगर आपको लगे कि ये बेनिफिशियल है तो इसे फॉलो करना एंड मुझे ज़रूर बताना कि आपको इसका रिजल्ट मिला कि मिलना, ठीक है। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।